Hello students, today we are going to start the third paper और आपके सिलेबस में जो थर्ड पेपर है यह रिलेटेड है सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोस्कोपी। तो तीन जो है मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर। आपके सिलेबस को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। तो जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट पार्ट अपन आज ले रहे हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। सेल के बारे में जो भी खोज हुई उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें इस लेक्चर में लेना है। सेल थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमें बहुत ब्रीफ में स्टडी करना है। तो जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हमारा जो पेपर थर्ड है उसकी पहली यूनिट का पहला पार्ट हम ले रहे हैं, जिसके अंदर हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल थ्योरी और गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी हम जिसे कह रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब सेल, दरअसल जो शब्द आया रॉबर्ट हुक ने दिया था, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सेल का मतलब होता है एक छोटा कमरा। जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उस तरह के कमरे को सेल कहा जाता था, यानी छोटे छोटे कमरों वाली जो इकाइयाँ हैं। तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्हें वो ऐसा ही कुछ प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने उसको सेल कहा। तो सेल इन लैटिन मीन्स अ स्मॉल रूम, और हम जानते हैं सेल या कोशिका बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और जो सेल्स हैं वो स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, जिसके पास खुद रेप्लिकेट करने की क्षमता है, खुद को नियंत्रित करने की क्षमता है, और पूरे शरीर के लिए यह बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। आप लोगों ने जो क्रमबद्ध तरीके से जैसे हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आपने पढ़ा है कि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनसे सेल का निर्माण होता है। सेल से फिर टिश्यूज़ या ऊतक बनते हैं, ऊतक से ऑर्गन या अंग बनेंगे, जिससे फिर अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म या जीव का विकास होता है। तो पूरे जीव में, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बेसिक यूनिट है वह क्या है? सेल है। और सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। वर्तमान में पिछले 1-2 दशक से हम साइटोलॉजी के स्थान पर सेल बायोलॉजी शब्द का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में केवल अंतर इतना है कि साइटोलॉजी के अंदर आप केवल कोशिका और उससे संबंधित भाग का अध्ययन करते हैं, लेकिन सेल बायोलॉजी के अंदर हम साइटोलॉजी से संबंधित विभिन्न शाखाओं का भी अध्ययन करते हैं। जैसे अगर आपको सेल को देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप माइक्रोस्कोप कौन सा यूज़ करेंगे। कई तरह के माइक्रोस्कोप हैं जो आप लास्ट यूनिट में स्टडी भी करेंगे, और साथ ही साथ उनको देखने के लिए आपको किस प्रकार के अभिरंजक स्टेन्स की ज़रूरत है। फिर कोशिका के केवल संरचना का ही अध्ययन नहीं करना होता, उसके कार्य का भी अध्ययन करना होता है। तो कार्य अगर हम देखें तो उसके हमें रसायन पता होने चाहिए, यानी हमें बायोकेमिस्ट्री, कोशिका रसायन या जैव रसायन की भी जानकारी होनी चाहिए। इसी तरह से किस वातावरण में कोशिका है, वो किस प्रकार का अनुकूलन दर्शा रही है, किस कार्य के हिसाब से वह अपने आकार प्रकार को बदल रही है। तो ये सब चीज़ें हम साइटोलॉजी के साथ जब जोड़ते हैं, यानी माइक्रोस्कोपी हो गया, सेल की बायोकेमिस्ट्री हो गई, सेल के फिज़िक्स हो गई, सेल की जो लीनिएज है, फाइलोजेनी है, उसके बारे में भी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी शाखा आ जाती है जिसे हमने सेल बायोलॉजी कहा। तो ध्यान रखना है, स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, एंड साइटोलॉजी प्लस एलाइड ब्रांचेस, संबंधित शाखाओं को मिलाकर हमने शब्द दिया सेल बायोलॉजी। अब देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत हुई वह सेल को अगर आपको देखना है, चूँकि सबसे छोटी इकाई है, आपको निश्चित रूप से सूक्ष्मदर्शी या कोई ऐसी आवर्धी संरचना उपकरण चाहिए। मैग्नीफाइंग जो है वह आपके पास उपकरण होना चाहिए जिससे आप देख सकें।
तो सबसे पहले जो है जैनसन और ज़ाचेरियस, जो पिता पुत्र की जोड़ी थी, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसे कंपाउंड क्यों कहा गया? कंपाउंड इसलिए कहा गया है क्योंकि दो लेंस को आपने जोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि आपका प्रतिबिंब ज़्यादा आवर्धित हो सके, मैग्नीफाई हो सके, ज़्यादा बड़ा दिख सके। सिंगल लेंस सिस्टम वाले जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें केवल एक लेंस हो, उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। और यदि आपने दो या अधिक लेंस का उपयोग किया है तो फिर उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो शुरुआत जब साइटोलॉजी की हुई, सेल बायोलॉजी की हुई, तो अधिकतर वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप से संबंधित शोध कर रहे थे, यानी लेंस सिस्टम्स के ऊपर काम करने वाले वैज्ञानिक थे, जिसमें कई महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्होंने की कोशिका विज्ञान का आधार रखा, द बेसिस या फाउंडेशंस रखी। जिसमें महत्वपूर्ण आते हैं मार्सेलो मैल्पिगी, एंटन वॉन लिवेनहॉक, जैन स्वेमरडैम, फिर नाइमन ग्रू और रॉबर्ट हुक। तो जो मार्सेलो मैल्पिगी थे, मार्सेलो मैल्पिगी, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जीवों के शरीर संरचना को समझने में किया। बेसिकली ये डॉक्टर थे और इस वजह से इन्होंने मानव शरीर और जंतु शरीर, उनके ऊतक, हिस्टोलॉजी पर कार्य किया। हमारी त्वचा की जो सबसे भीतरी परत होती है जिसे हम मैल्पिजी स्तर कहते हैं, स्ट्रेटम जर्मेनिवेटम, उन्होंने उसके बारे में बताया। हमारे जिह्वा पर स्वाद अंकुरक, टेस्ट बड्स या पेपिलाज, इसकी खोज इन्होंने करी। इसके अलावा मस्तिष्क के अंदर दो भाग होते हैं, ये भी इन्होंने अपने डिसेक्शन से पता किया। बाहर की तरफ जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, भीतर की तरफ सेरिब्रल मेड्यूला होता है। इसके अलावा इन्होंने जो रेशम कृमि है, सिल्क वर्म, उसके जीवन चक्र का अध्ययन किया। साथ ही साथ इन्होंने जो है चूजा यानी मुर्गी का जो भ्रूण है, चिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके अंदर जो विभिन्न अवस्थाएं रहती हैं जो हम समय के हिसाब से देते हैं, जैसे 24 घंटे में या 48 घंटे में, उस तरह से उन्होंने उसका अध्ययन किया। न केवल इन्होंने जंतु शरीर का अध्ययन किया अपने लेंस सिस्टम्स की सहायता से, बल्कि पादप कोशिकाओं के अंदर भी इन्होंने कई भाग जो हैं वो देखे और उसको रिपोर्ट किया। उन्होंने सीड जर्मिनेशन, कोशिका की जो अंदर बड़ी गोल संरचनाएं हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बात करी। दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, जो अगले कई लेक्चर्स में अपन इनका जिक्र करेंगे। तो रॉबर्ट हुक जो है वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के क्यूरेटर थे। वहाँ का जो म्यूज़ियम है, क्यूरेटर होता है जो वहाँ रख रखाव, उसकी सार संभाल, उनके पूरे अपडेशन का काम करता है। तो यह वैज्ञानिक समुदाय से जुड़े हुए थे। प्रत्येक नई रिसर्च जो होती थी उसकी सूचना रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जाती थी, तो इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया जो आप नीचे देख रहे हैं, ये इस प्रकार से, ये इनका बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। तो इन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कई चीज़ों का अध्ययन किया और इसमें सबसे प्रमुख जो रहा वह था क्वेर्कस सुबेर नाम के प्लांट में कॉर्क जो बनता है, यानी कॉर्क, पहले जो कांच की शीशियों वगैरह में एक कॉर्क का टुकड़ा ऊपर उसके मुख पर सील बंद करने के लिए यूज़ होता था, उसका एक पतला सेक्शन काट कर उसका अध्ययन उन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने पंखों का अध्ययन किया, मधुमक्खी का जो दंश होता है, हनी बी स्टिंग, पाइला आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, तो पाइला जो कि एक शंख है, घोंघा है, उसके मुख में रेडुला नामक एक दंत पंक्तियों का स्तर होता है जिनसे यह भोजन को चबाता है। साथ ही साथ इन्होंने मक्खियों के जो पैर हैं उनका अध्ययन किया। इन सभी अध्ययनों में सर्वोपरि जो ज़्यादा प्रसिद्ध है वह इनके कॉर्क कोशिकाओं का अध्ययन, और इन सब की जानकारी उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में दी। माइक्रोग्राफिया 1665 के अंदर पब्लिश हुई यह इस पुस्तक, और उसके अंदर जो चित्र थे उसका मैंने एक आपको दिखाने के लिए यहाँ फ़ोटो लगा रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कॉर्क की कोशिकाओं में
खाली स्थान समान संरचनाएं हैं जिसको उन्होंने सेल नाम दिया। और ये जो कोशिकाएं थी दरअसल कोशिका भित्तियां थी, अंदर का जीव जो है वो ख़त्म हो जाता है। कॉर्क आप जानते हैं मृत कोशिकाएं होती हैं तो जीव द्रव्य नहीं होता उसमें। ये इस प्रकार से ये पेड़ है जो क्वेरकस सुबेर नाम का ओक ट्री, इसका ये छाल निकाली जाती है जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं व्यापारिक उत्पादन के लिए, और इसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है। रॉबर्ट हुक ने अपने पुस्तक में इस प्रकार के चित्र इनके बनाए। तीसरे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे एंटन वॉन लीवेनहॉक। अभी आपने रॉबर्ट हुक को पढ़ा। रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा वो मृत थी, लेकिन इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं के बारे में बात करी, और यह भी लेंस ग्राइंड करने में, और वो भी हाथ से लेंस को ग्राइंड करते थे पत्थरों के ऊपर, जैसे पत्थरों पर हल्का हल्का लेंस को घिसा जाता था। उससे इन्होंने लेंस बनाने में महारत हासिल की। हालांकि ये कपड़े और अनाज के व्यापारी थे, उसके इंस्पेक्टर के रूप में भी राज दरबार में कार्य करते थे, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था, शौक था, वो इससे संबंधित था। और इन्हीं लेंस की सहायता से इन्होंने कई चीज़ों की खोज करी। जो स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ जल है, उसमें प्रोटोजोआ को इन्होंने देखा। इन्होंने हमारे शरीर के अंदर आर्टरी और वेन, धमनी तथा शिराओं के बीच में जो संबंध हैं, केशिकाएं हैं, उनके बारे में बात करी। साथ ही साथ इन्होंने हमारे नेत्र के लेंस, मसल्स और तंत्री कोशिकाओं का संबंध, दांत के ऊपर विभिन्न आकार के जीवाणु, आरबीसी तथा शुक्राणु कोशिका स्पर्म सेल की भी खोज करी। तो इनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। अब इनका सूक्ष्मदर्शी आप देख रहे हैं, बिल्कुल पतला एक ब्रास की प्लेट पर सिंगल सिस्टम है, लेकिन इनका मैग्निफिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा था। ये इनके द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, ये देखिए। तो एंटन वॉन लीवेनहॉक का सरल सूक्ष्मदर्शी और उनके द्वारा बनाए गए प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया के जो चित्र थे, और ये आरबीसी और ब्लड सेल्स, शुक्राणु, जीवाणु, इन्होंने उसकी खोज करी। अगले वैज्ञानिक जैन स्वेमरडैम। स्वेमरडैम भी जो है बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, जिन्होंने कई सारी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने कोशिकाओं या विभिन्न भागों को सूक्ष्मदर्शी के नीचे अध्ययन करने के लिए एक नई विधा का विकास किया। जैसे आप जानते हैं कुछ चीज़ें बहुत लचीली होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, जैसे हमारी केशिकाएं या रक्तवाहिकाएं। तो इन्होंने सबसे पहले उसके अंदर मोम को पिघला कर उसमें डाला ताकि वो ठोस हो जाए और उनका पतला सेक्शन काटा जा सके और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे हम देख सकें। यह विधि आज भी यूज़ होती है। जब आप हायर क्लासेस में आएंगे तो पतली स्लाइड्स बनाने के लिए, जैसे आहार नाल का पूरा संरचना बनानी है या अन्य चीज़ों की, तो इस प्रकार की विधि का यूज़ किया जाता है। इन्होंने इंसेक्ट्स के ऊपर काफ़ी अध्ययन किया, साथ ही साथ भ्रौणिकी, उसके अंदर इन्होंने जो है अपना योगदान दिया। साथ ही वर्गीकरण के रूप में इन्होंने स्पाइडर्स, स्नेल्स, स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, मछलियाँ और कृमि के बारे में बताया। फिर एन ग्रीव नाम के जो साइंटिस्ट हुए हैं, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी भी कहते हैं, इनका मुख्य कार्य पादप क्षेत्र में था, बॉटनी के क्षेत्र में था, और इन्होंने जो है कई पुस्तकें इससे संबंधित लिखी। द एनाटॉमी ऑफ वेजिटेबल बेगॉन जो 1682 में उन्होंने लिखी थी। इन्होंने सबसे पहले पहचाना पुष्प जो है एंजियोस्पर्म के अंदर जो फ्लावर होता है वह उनका जननांग होता है, सेक्स ऑर्गन होता है, और एंथर से पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने भी कुछ जंतुओं पर भी अध्ययन किया। जैसे उन्होंने ये बताया कि भाई जो पराग कण है, पोलन ग्रेन्स, उसे मधुमक्खियों द्वारा परागित किया जाता है। पॉलिनेशन में हनी बीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। छठे वैज्ञानिक अल्फांसो कॉर्टी। इन्होंने सबसे पहले कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है उसका अध्ययन किया, और उन्होंने कहा अगर कोशिका जीवित है तो उसके अंदर जेली समान द्रव भरा हुआ रहता है। तो हम लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल की सर्वप्रथम प्रेक्षण का श्रेय इनको देते हैं।
और वैसे अल्फांसो कॉर्टी बहुत प्रमुख प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं। इन्होंने हमारी शरीर रचना में, विशेषकर आपने पढ़ा होगा हमारे इनर ईयर के अंदर, आंतरिक कर्ण में ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है जिसकी सहायता से हम सुनते हैं, तो उसकी खोज इन्होंने ही करी। उसकी पूरी संरचना, यानी उसके अंदर जो स्पाइरल गैंग्लियन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और हेयर सेल्स की बनी हुई जो सेंसरी एपिथीलियम है, उसके बारे में बताया। तो अभी हमने जिन वैज्ञानिकों का जिक्र किया, मार्सेलो मैलपिगी जिन्होंने लंग कैपिलरीज या केशिकाओं मुख्य रूप से स्टडी करा, रॉबर्ट हुक जिनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, एंटन वॉन लिवेनहॉक ने कई चीज़ों की खोज करी, उनको एनिमैल्क्यूल कहा, स्वैमरडैंग इन्होंने कीट जो परिवर्धन की प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया, फिर एन ग्रीव ने प्लांट एनाटॉमी, और कॉर्टी ने जो है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले बताया। ये सभी वैज्ञानिक हमारे साइटोलॉजी का फाउंडेशन बनाते हैं, आधार बनाते हैं। इनकी विभिन्न खोजों से हमारी कोशिका के संबंध में जानकारी बढ़ने लगी या शुरुआती जानकारी हमें मिली। तो ये अधिकतर जो थे वैज्ञानिक, ये माइक्रोस्कोपिस्ट थे, यानी इनका मुख्य कार्य जो था वो सूक्ष्मदर्शी से संबंधित था। अब हम आते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी, यानी जब केंद्रक की खोज हुई 1831 से लेकर हमारा जो अगले 50-60 साल हैं, यानी मेंडल के रीडिस्कवरी तक 1900 तक का समय हम गोल्डन पीरियड ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इसी दौरान सेल थ्योरी भी दी गई। तो सबसे पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक के बारे में बताया। हालांकि केंद्रक के बारे में पहले भी बॉवर आदि वैज्ञानिकों ने हमें सूचित किया था, लेकिन उसका विस्तृत अध्ययन, फिर एक स्थायी संरचना के रूप में, यानी पादप कोशिका हो, जंतु कोशिका हो, उसमें केंद्रक पाया जाता है, ये सिद्ध किया रॉबर्ट ब्राउन ने। इसीलिए खोज का श्रेय जो है इनको दिया जाता है। और न केवल इन्होंने केंद्रक की खोज, न्यूक्लियस की खोज करी, बल्कि कोशिका द्रव्य भ्रमण, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, तथा डिफ्यूजन के दौरान जो ब्राउनियन गति होती है, विभिन्न कण, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में घूमते हैं, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स की, पौधों के अंदर परागन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया। और ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी तथा अनावर्त बीजी के बीच में अंतर भी बताया। पराग कणों का अपने सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया, यानी इनको स्टडीज़ ऑफ पेलाइनोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है। और पादप वर्गीकरण में भी इनका योगदान था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, लेकिन अगर हम देखें तो इनका सबसे प्रमुख कार्य कोशिका में केंद्रक का पाया जाना और उसका सभी लिविंग सेल्स के अंदर प्रमुखतया से मिलना जो है इन्होंने बताया। ये इनके द्वारा जो सूक्ष्मदर्शी प्रयोग में लाते थे, जो 2 लेंस सिस्टम है, और जैसा आप देख रहे हैं ऊपर के इसमें कि हर कोशिका के अंदर ये प्याज की सेल्स हैं जिसमें आप केंद्रक देख रहे हैं। नीचे अपन ने इसका चित्र और उसके केंद्रक के विभिन्न भाग, जो हमें किसी लेक्चर में आगे इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद जीवित जो द्रव था कोशिका का, उसको नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो शब्द दिया जूलियन परकिंजे ने, एग सेल्स आदि में इन्होंने इस चीज़ का अध्ययन किया। और फिर पादप कोशिकाओं में भी जीव द्रव्य के बारे में बताया ह्यूगो वॉन मॉल ने। तो इस प्रकार से केंद्रक, कोशिका द्रव्य, तो कोशिका की संरचना लगभग स्थिर होती चली गई हमारे अपने मानस पटल पर, हमारे अपने जानकारी में, हमारे ज्ञान इसका जो है बढ़ने लगा। तो जब कई वैज्ञानिक इस चीज़ पर चर्चा कर रहे हैं, इसके संबंधित शोध कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का विकास हुआ। तो जो विभिन्न आविष्कार हुए, विभिन्न शोध हुई, विभिन्न खोज हुई, उनके आधार पर फिर श्लीडन, श्वान ने कोशिका सिद्धांत की नींव रखी और उसमें सहयोग किया रुडोल्फ विर्चॉफ ने। जो श्लीडन थे, यह बॉटनिस्ट थे, यानी पादप कोशिकाओं का इन्होंने विस्तार से अध्ययन किया 1838 में। फिर 1839 के अंदर प्राणी विज्ञानी जो थियोडोर श्वान, इन्होंने जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया, इन्होंने पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया और उनमें जो समानताएं हैं उन सबको एक साथ जोड़ा
और फिर सम्मिलित रूप से इन दोनों ने एक पुस्तक में इसका जो है सेल थ्योरी के रूप में प्रस्ताव रखा। इन्होंने 3 मुख्य बिंदु दिए कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कहा इन्होंने, संरचनात्मक, क्रियात्मक और संगठनात्मक जो है इकाई कहा। सेल जो है वह डुअल एग्जिस्टेंस में रहता है। डुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि यह अपने आप में स्वतंत्र भी है और शरीर का भाग भी है। तो डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड बिल्डिंग ब्लॉक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक पॉइंट जो इनका विवादास्पद रहा, उन्होंने कहा कि सेल का निर्माण स्वतः ही होता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने कहा कि यह स्वतः ही जो है क्रिस्टल्स वगैरह के इकट्ठा हो जाने से, ग्लोब्यूल्स के इकट्ठा हो जाने से बन जाता है। बाद में कुछ समय बाद 1839 के बाद रूडोल्फ विर्चॉफ ने इस चीज़ को रेक्टिफाई किया और 1839 के अंदर इन्होंने बताया कि प्रत्येक नई कोशिका पुरानी कोशिका के विभाजन से ही बनती है। तो इनका जो प्रमुख वक्तव्य था, जो आज भी प्रत्येक किताब में लिखा हुआ मिल जाता है अपने को सेल से संबंधित, ओमनिस सेलुला ई सेल्यूला, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो कोशिका का स्वतः जनन नहीं होता, उसका पहले वाली पूर्ववर्ती कोशिका से ही निर्माण होगा। इस प्रकार रूडोल्फ विर्चॉफ ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। सेल थ्योरी में जो कमी रह गई थी श्लीडन और श्वान के द्वारा, उसको दूर किया और अब हमारे पास एक फंडामेंटल बेसिस साइटोलॉजी का हो गया कि सेल थ्योरी, अगर आपको सेल पढ़ना है तो आपको सेल थ्योरी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसका जो वर्तमान स्वरूप है सेल थ्योरी का, जैसे हम क्या कह रहे हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, उसको अब हमने उन्हीं पॉइंट्स को अब अलग अलग तरीके से स्पष्टीकरण देते हुए इसके बारे में कहा है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिवीजन। ठीक, कोशिका का विकास कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है, इसका स्वतः जनन जो है वह नहीं होगा। सेल्स कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, प्रत्येक कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं और जब ये विभाजन करती है तो फिर यह अपनी संतति कोशिकाओं में वही सूचना आगे भेज देती है। तो और सभी कोशिकाओं का मूल रासायनिक संगठन समान होता है। ऑल सेल्स हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। और जब भी कार्य होगा तो ऊर्जा से संबंधित विनिमय और एवं परिवर्तन जरूर देखे जाएंगे। तो देयर इज ऑलवेज अ एनर्जी फ्लो ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड वेरियस फंक्शंस। तो इनको हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत के रूप में मान्यता देते हैं या उसको अपन स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर कोशिका के समान संगठन नहीं है तो फिर कोशिका सिद्धांत भी वहाँ लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमारा वायरस है या प्रियॉन्स है या वायरॉइड्स हैं जिनके ऊपर कोशिका झिल्ली नहीं होती, कोशिका द्रव नहीं होता, स्वतः की एंजाइम अधिकतर में नहीं है, वायरस या वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, तो फिर वह सेल के संगठन के नहीं माने जाएंगे। यानी वह कैसे माने जाएंगे, सब सेलुलर, अकोशिकीय, उपकोशिकीय। तो कोशिका सिद्धांत वहाँ पर लागू नहीं होगा। कोशिका सिद्धांत कोशिकीय संरचनाओं के लिए ही लागू होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गोल्डन पीरियड में अन्य खोज हुई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सबको हमें अलग अलग लेक्चर में विस्तार से पढ़ना है। तो 1857 में कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका की खोज करी। यह कोशिका का पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड है। इसके बाद 1865 में प्रकाशित हुआ मेंडल का कार्य। इन्होंने आनुवांशिकी के बेसिक सिद्धांत जो थे उनके बारे में बताया और इनका जो कार्य था वो इतना प्रभावशाली था कि इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं।
आज भी हमें जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी आदि का अध्ययन करना हो तो सबसे पहले हम मेंडल के ही कार्य का अध्ययन करते हैं। मेंडल जो है ऑस्ट्रिया में पादरी थे, चर्च के अंदर पूजा वगैरह करते थे, और उनके चर्च के गार्डन में ही उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए। आपको पूरा सेकंड पेपर इससे संबंधित पढ़ना है। और जो मैंने ये लगा रखा है, ये मॉन्स्ट्री गार्डन है इनका, जो चर्च में जो गार्डन था, आज भी ये यथावत रखा गया है इनके सम्मान में। और आप देख रहे हैं लाल फूल के और सफ़ेद फूल के मटर, इसी जगह पर मेंडल ने भी 1857 से 1863 तक अपने प्रयोग किए थे और 65 के अंदर 1865 में अपने कार्य को प्रकाशित किया था। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो खोज जिसके बारे में रुडोल्फ विर्चॉफ ने पहले बता दिया था, वो थी कोशिका विभाजन की खोज। लेकिन कोशिका विभाजन के साथ साथ गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के बारे में भी बताया वॉल्टर फ्लेमिंग ने। क्रोमोसोम शब्द बाद में वॉल्डेयर ने दिया, लेकिन सबसे पहला परीक्षण जो है वो वॉल्टर फ्लेमिंग ने किया। तो इन्होंने माइटोसिस की खोज करी, कोशिका विभाजन में, कि किस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, उसमें क्या क्या प्रावस्थाएं होती हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे। फिर 1898 में गोल्जी काय की खोज की गई। गोल्जी काय की खोज के लिए कैमेलियो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1906 का, ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी, तो इसलिए पूर्ववर्ती में ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण खोज थी जो आप आगे एक लेक्चर में पढ़ेंगे। गोल्जी काय किस प्रकार से विभिन्न संश्लेषण, उनकी पैकिंग, कंसंट्रेशन आदि का कार्य करता है। फिर मियोसिस, क्योंकि लैंगिक प्रजनन के समय पर गुणसूत्र की संख्या को सीमित रखना है, उसके लिए किस प्रकार से कोशिकाएं कार्य करती हैं, तो ऑस्कर हार्टविग ने सी अर्चिन, जो कि एक इकाइनोडर्म होता है, उसके अंडों में मियोसिस की खोज करी। और इस प्रकार से कोशिका से संबंधित कई चीज़ें हमें पता पड़ी कि गुणसूत्र किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आनुवंशिक किस प्रकार से आगे की तरफ कार्य करती है। अच्छा, जो कोशिका से संबंधित अध्ययन खोज चल रही थी उसी समय, यानी 1850 से लेकर 1900 तक, विभिन्न सूक्ष्म जीव विज्ञानी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कई कार्य कर रहे थे। जैसे आप इसमें देख रहे हैं लुईस पाश्चर 1862, या लिस्टर, जिन्होंने कि सबसे पहले किस प्रकार से एंटीसेप्टिक का यूज़ किया जाए, अपने जो भी सर्जरी आदि के उपकरण होते हैं उनको कैसे साफ रखा जाए। जॉन स्नो, जिन्होंने कोलेरा बैक्टीरिया की बात करी। और एक और महत्वपूर्ण नाम जो आज के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है, वो थे सेमेल्विस। सेमेल्विस ने सबसे पहले बताया कि यदि आप हाथ धोते हैं तो संक्रमण की जो संभावनाएं हैं वह लगभग 90% तक कम हो जाती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, हालांकि हमारे अपने भारत में, हमारी परंपरा में, हम हमेशा ही भोजन से पूर्व हाथ धोते हैं, बाहर जाकर आते हैं तो हम हाथ धोते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हिंदू धर्म का ये प्रभाव है कि हम ये काम करते हैं। लेकिन बाहरी वैज्ञानिकों में इनको जो है पहली बार ये बताना पड़ा कि अगर हम नियमित हाथ धोएंगे तो हमें बीमारी से बचा जा सकता है। तो सुनने में हमें आश्चर्य इसलिए लगता है क्योंकि हमारे तो ये रचा बसा सांस्कृतिक लक्षण है, हमारी जो देन है। साथ ही रॉबर्ट कोच ने जो है 1876 से 1906 के बीच में जो है संक्रमण से संबंधित, जीवाणुविक संक्रमण विशेष रूप से, उसके बारे में बताया। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी कई खोज इसी पीरियड के दौरान हुई। तो न केवल यह गोल्डन पीरियड ऑफ द सेल बायोलॉजी है, बल्कि माइक्रोबायोलॉजी भी था, जिससे हमारा कोशिका संबंधित आधारभूत ज्ञान विकसित हुआ। अपने अगले लेक्चर्स के अंदर हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो कोशिका के अन्य भाग हैं वो नेक्स्ट उसके अंदर आएंगे। अब आपको जो है इस वीडियो को बार बार देखना है, इससे संबंधित जो भी असाइनमेंट दिए गए हैं उनकी स्टडी करनी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ